कंट्रीब्यूटिव नेग्लिजेंसी के लास्ट वीडियो में मैं आपको अब लास्ट अपॉर्चुनिटी के सिद्धांत के बेस पे जो सुधार हुए उन सब पे आज हम डिस्कस करते हैं। उससे पहले मैं आपको अंतिम अवसर का सिद्धांत, जैसा कि पहले भी मैंने आपको बता दिया था, पढ़ा चुकी थी, अपवाद के रूप में, योगदायी उपेक्षा का अपवाद के रूप में। शॉर्ट में एक बार और बताती हूँ कि अंतिम अवसर का सिद्धांत वह होता है जब कोई घटना दो व्यक्तियों की योगदायी उपेक्षा यानी कंट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंसी के कारण होती है, तब वही व्यक्ति दायी होगा जिसे घटना रोकने का अंतिम अवसर यानी लास्ट अपॉर्चुनिटी प्राप्त होती है। लेकिन व्यावहारिक रूप से हम देखते हैं कि ये बहुत अच्छा सिद्धांत नहीं है, क्योंकि दो व्यक्ति जब उपेक्षा कर रहे हैं तो सिर्फ उसी व्यक्ति को ही क्यों दायी माना जाएगा जिसने कि लास्ट में उपेक्षा की है। फर्स्ट जिसने उपेक्षा की उसको क्यों नहीं दायी माना जाएगा। तो इन सब को रोकने के लिए, इसमें जो खामियां थी उनको सुधारने के लिए विधि सुधार योगदायी उपेक्षा अधिनियम यानी लॉ रिफॉर्म कंट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस एक्ट 1945 पारित किया गया था। बाद में भारत में भी इस तरह का कोई कानून नहीं लाया गया था, लेकिन इसके कुछ नियम रूल्स जो थे उनको फॉलो जरूर किया गया था। तो फ्रेंड्स, हम देखते हैं कि जो अंतिम अवसर का सिद्धांत था उसमें ये था कि जो अंतिम अवसर जिस व्यक्ति के पास था वह दायी होगा। लेकिन इस जो एक्ट पारित किया गया, रिफॉर्म एक्ट जो पारित किया गया था 1945 में, उसके द्वारा यह नियम कर दिया गया था कि जब दो व्यक्तियों की असावधानी से कोई दुर्घटना होती है तो दोनों के बीच असावधानी की मात्रा कितनी थी उस अनुसार दोनों में दायित्व विभाजन होगा। तो एक सिंपल सा मैं उदाहरण देती हूं कि ए चल रहा था, सड़क पे चल रहा था, बी ने आके उसको टक्कर मारी, बी ने उपेक्षा की। लेकिन ऐसा था कि ए ने भी उपेक्षा बरती थी, तो दोनों का माने कि हम आधा आधा, न्यायालय ने यह देखा कि दोनों की आधी आधी उपेक्षा थी। तो जो जिसको चोट पहुंची, ए जिसने वाद दायर किया था, माना कि न्यायालय उसे 10,000 जुर्माना दिलवाना चाह रहा था बी से। लेकिन जब देखते हैं कि ए की भी आधी उपेक्षा थी यानी ए आधा दायी था, तो जो ए 10,000 पाने का हकदार था उसे न्यायालय आधा कर देगा, उसे सिर्फ आधा ही दिलाएगा, यानी ए अब सिर्फ 5,000 ही प्राप्त कर सकता है बी से। तो इस तरह से जो वादी योगदायी उपेक्षा करता है, तो जितना प्रतिशत उसकी योगदान है उपेक्षा में, उतना ही प्रतिशत उसका दायित्व बढ़ जाता है और इतना प्रतिशत ही उसको जो क्षतिपूर्ति प्राप्त करनी होती है वह घट जाती है। ठीक है, आया आपको समझ में? तो इसे हम कह सकते हैं कि नुकसानी की जो धनराशि होगी उस सीमा तक कम हो जाएगी जितना कि न्यायालय को यह लगता है कि क्षति के लिए दावेदार का दायित्व उतना था। तो इसको एक हम केस के थ्रू देखते हैं। ये केस है बेकर वर्सेस बिलोबी का। इसे हम दायित्व के प्रभाजन का सिद्धांत कहेंगे। तो अपॉर्शनमेंट ऑफ लाइबिलिटी, तो अगर आप क्या है कि दायित्व का प्रभाजन यानी अपॉर्शनमेंट ऑफ लाइबिलिटी का सिद्धांत का कोई केस बताए तो बेकर वर्सेस बिलोबी का केस आप कोट करेंगे। इस केस में क्या हुआ कि सड़क को पार करते समय जो वादी था उससे प्रतिवादी अपनी कार पे जा रहा था, प्रतिवादी की कार से वह टकरा गया। जबकि जो पैदल चलने वाला वादी था 200 गज की दूरी से भी उसको दिख रहा था, उसने भी इतनी सावधानी नहीं बरती और कार वाले ने, प्रतिवादी ने भी सावधानी नहीं बरती थी, और दोनों के पास इस घटना को बचाने के अवसर थे। तो न्यायालय ने देखा कि जो वादी था वह 25% असावधान था और प्रतिवादी 75% असावधान था।
तो जो नुकसानी की राशि है वो 25% कम कर दी गई थी। यानी अगर न्यायालय को लगा उस वक्त कि 1,000 रुपए दिया जाना था, तो न्यायालय ने कहा कि वह सिर्फ 750 रुपए ही वादी को क्षतिपूर्ति प्रतिवादी द्वारा दी जाएगी। तो इस तरह से फ्रेंड्स आपको समझ आ गया होगा कि दायित्व का प्रभाजन यानी कि दायित्व का विभाजन कर दिया जाता है वादी और प्रतिवादी के बीच। अब हम देखते हैं कि भारत में योगदायी उपेक्षा की क्या स्थिति रही। जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि भारत में ये जो लॉ रिफॉर्म एक्ट 1945 था, उस तरह से कोई एक्ट नहीं बनाया गया था, लेकिन इनके इसके कई रूल्स फॉलो किए गए थे। तो इसका एक केस देखते हैं, शुभकर वर्सेस मैसूर स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन में। तो इस केस में न्यायालय ने देखा कि जो वादी और प्रतिवादी का जो उपेक्षा थी, उसको न्यायालय ने 50-50% में विभाजित कर दी थी। इसलिए जो वादी को जो क्षतिपूर्ति लेने का वादी हकदार था, न्यायालय ने कहा वह 50% तक कम कर दी जाएगी। अब हम जो योगदायी उपेक्षा का चैप्टर कर रहे हैं, उसमें हम देखते हैं कि योगदायी उपेक्षा भारत में तक लागू किया गया था। उसका एक केस देखते हैं, विद्यावती का केस। इस केस में वादी का जो पति था वह रोड पे चल रहा था और वो मोटरसाइकिल पे था, और दूसरी तरफ से एक बस आ रही थी और उनमें आपस में एक्सीडेंट हो गया। इस तरह से वादिनी के पति की मृत्यु हो गई। तो न्यायालय ने यह कहा कि दोनों ही उपेक्षा बरत रहे थे। तो योगदायी उपेक्षा के तहत न्यायालय ने देखा कि जो वादिनी का पति था उसकी उपेक्षा 2/3 थी, और जो बस का चालक था उसके द्वारा 1/3 उपेक्षा बढ़ती गई थी। इसलिए न्यायालय ने सिर्फ 1/3 ही नुकसानी दिए जाने का आदेश पारित किया था। एक हम इसमें देखते हैं कि अ, जो योगदायी उपेक्षा के संबंध में जो मोटर पारित किया गया है, उसका थोड़ा मैं एडिशन में आपको बताना चाहूंगी। जो मोटर व्हीकल एक्ट 1988 पारित किया गया है, उसकी सेक्शन 140 जो बिना दोष के दायित्व के संबंध में है, उसमें यह लिखा गया है कि जो बिना दोष के ही क्षतिपूर्ति दी जाएगी। यानी अगर कोई मोटर यान से यानी मोटर व्हीकल से दुर्घटना होती है, तो जो चोटग्रस्त व्यक्ति है उसको वाहन का मालिक, मोटर व्हीकल का मालिक हर हाल में क्षतिपूर्ति करेगा, चाहे उसका दोष था अथवा नहीं। तो कितनी क्षतिपूर्ति करेगा, इसमें 2 पॉइंट्स हैं। इसमें है कि अगर उस दुर्घटना से चोटग्रस्त व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो 50,000 रुपए जुर्म देना पड़ेगा क्षतिपूर्ति, और अगर स्थायी अपंगता आ जाती है तो 25,000 रुपए का क्षतिपूर्ति देनी पड़ेगी। इस तरह से आज हमने ये योगदायी उपेक्षा का चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। थैंक यू सो मच।